नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी के सेट 7 के बारे में। ऑलराइट, पुराने सेट्स ऑलरेडी यूट्यूब पे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अगर आप पुराने सेट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है यूट्यूब के स्टडी आईक्यू के द्वारा। यूट्यूब की प्लेलिस्ट है ये, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। पुरानी सभी वीडियोस के लिंक्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ऑलराइट, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे टॉपिक्स रिलेटेड टू पावर एंड एनर्जी। ठीक है, मेनली इन दो टॉपिक्स की यहाँ पे बात की जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से है, ध्यान रखिएगा। ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। इस ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें एक काफ़ी अच्छा कोर्स है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का, जिसमें पिछले 10 साल के सभी पेपर्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसको आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, इसमें हम मेनली डिस्कशन करेंगे एनर्जी के और पावर के जुड़े हुए टॉपिक्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा। ठीक है, मिथेनॉल के बारे में पहले हम जान ही लेते हैं, तब दोबारा हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। मिथेनॉल इकोनॉमी का लफ्ज़ जो है वो काफ़ी कॉमनली यूज़ होने लगा है। ठीक है, और अभी हाल ही में जब इंडिया यूएस की टॉक्स हुई थी, उसमें भी इस शब्द का दोबारा से इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पर बोला गया था कि अब सबसे अहम टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है मिथेनॉल इकोनॉमी को जो है उसके ऊपर बातचीत करने का। ठीक है, यहाँ पर मिथेनॉल इकोनॉमी होती क्या है, मिथेनॉल क्या होता है। मिथेनॉल जो है इसे वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, कलरलेस है, ऑब्टेन्ड बोथ नेचुरली एंड आर्टिफिशियली, बायोडिग्रेडेबल है, फ्लेमेबल है, पॉइजनस है एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अभी तक इसकी सबसे अच्छी बातें इस सभी स्टेटमेंट में इंक्लूड कर ली हैं हमने, कि एक तो ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इसका एनवायरनमेंट के ऊपर जो प्रभाव होगा, वातावरण के ऊपर जो प्रभाव होगा वो काफ़ी कम होगा। उसके बाद ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये ख़त्म नहीं होगा। It is a single carbon compound made from the destructive distillation of wood and also produced from coal, natural gas and biomass। ठीक है, ये एक सिंगल कार्बन कंपाउंड है, ये वुड से ही बनता है एंड फ्रॉम कोल, नेचुरल गैस एंड बायोमास से भी बनता है। ये सभी जो स्रोत हैं ये वही स्रोत हैं जहाँ से सिन गैस भी बनता है। ठीक है, सिन गैस यानी कि सिंथेटिक गैस भी इसी से बनती है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। मिथेनॉल के ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। ठीक है, फ्यूल की तरह, सॉल्वेंट की तरह, एंटी फ्रीज की तरह आप इसको कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है BIS 2016 के जो रूल्स हैं उसके तहत। BIS 2016 के अकॉर्डिंग इसको आप एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। द गैसियस वर्जन ऑफ मिथेनॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। देखिए, अभी तक हमने क्या कहा कि मिथेनॉल जो है वो एज अ फ्यूल, एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो गैसियस वर्जन होता है, यानी कि जो गैस के रूप में पाया जाता है मिथेनॉल, जिसको हम DME कहते हैं, डाई मिथाइल ईथर, इसको हम LPG के साथ भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। सो LPG, जिसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है फिलहाल LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें अगर हम मिथेनॉल डालते हैं तो हमें हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, प्लस जो है मिथेनॉल एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो जो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा, प्लस लोगों को भी इसका जो है LPG सस्ते में पड़ने लग जाएगी। सो ये बेसिकली मिथेनॉल का इतना एक कह सकते हैं एक जादू की तरह काम करता है। बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं इसके। जो इनिशिएटिव्स हैं, भारत सरकार ने क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले तो एफर्ट्स शुरू कर दिए गए हैं विच कॉल्स फॉर 15% ब्लेंडिंग ऑफ मिथेनॉल इन पेट्रोल। तो जो इसका लिक्विफाइड वर्जन है उसको तो पेट्रोल में ब्लेंडिंग की जाएगी। ठीक है, CIL ने एक ऑलरेडी प्लांट सेटअप करने की बात की है, कोल बेस्ड मिथेनॉल प्लांट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, इंडिया ने ऑलमोस्ट हर तरह की जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जनरेटर सेट है, पावर वीडर है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में आपने सुना होगा पावर वीडर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वेरी सिमिलर टू हैप्पी सीडर। एंड इट इज़ इन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैनी इंटरनल कंबशन इंजन्स टू मिथेनॉल इंक्लूडिंग रेलवेज एंड यहाँ पर मरीन इंजन्स। इन सभी को यहाँ पर मिथेनॉल के इंजन्स में तब्दील किया जा सकता है। इससे भारत का जो इंपोर्ट बिल तेल का है वो भी कम होगा, हमारी डिपेंडेंस, हमारी निर्भरता तेल के ऊपर भी कम होगी। ठीक है, कई सारे फायदे हैं इसके। मिथेनॉल का तेल के साथ आपको बता चुका हूँ। मिथेनॉल का LPG के साथ गवर्नमेंट वांट्स टू ब्लेंड मिथेनॉल विद कुकिंग गैस एज वेल। ठीक है, इसके दो फायदे हैं। नीति आयोग ने बोला है कि हम 20% मिथेनॉल की ब्लेंडिंग की बात चल रही है LPG सिलेंडर्स में। इससे जो LPG कॉस्ट है सिलेंडर की वो 100 रुपये से कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, LPG सब्सिडी फॉर FY19 stands at rupees इतने करोड़ गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड कोल माइंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन।
ठीक है, ऑलरेडी हम इसमें जो है इसमें स्टेप्स शुरू हो चुके हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक तो ये कि ये पेट्रोल में इसकी ब्लेंडिंग 15% की बात चल रही है, और जो इसकी कुकिंग गैस में ब्लेंडिंग है वो 20% की बात चल रही है। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, मिथेनॉल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल फॉल्स है, मिथेनॉल एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मिथेनॉल इज़ यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एज अ फ्यूल एंड अ सॉल्वेंट। बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन 2 आपका सही हुआ, ऑप्शन 1 आपका गलत हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर। ठीक है, 11वां रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है। इसकी हाल ही में इनॉग्रेशन की गई है, इसकी ओपनिंग की गई है। ये कहाँ पे हुई है और ये क्या करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये जो 11वां REMC लॉन्च किया गया है, ये नॉर्दर्न रीजन में लॉन्च किया गया है। अब कुल मिला के भारत में जो है 11 REMCs बन चुके हैं। ध्यान से देखिए, अभी तक भारत में जो भी यहाँ पर हम बेसिकली आप कह सकते हैं, भारत में जो पावर का पूरा ग्रिड है, जिसे हम नेशनल ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, नेशनल पावर ग्रिड के नाम से भी कभी कभार बोल देते हैं। इस पावर ग्रिड के बीच में हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो भी यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, उसको हम इसके बीच में एक तरीके से सिनर्जी ले आएँ, सिंक्रोनाइज कर दें उसको नेशनल पावर ग्रिड के बीच में। ठीक है, इसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसमें इसका मूल उद्देश्य यही था इस प्रोजेक्ट का कि रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पैदा की जाने वाली एनर्जी हम नेशनल पावर ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, सो दैट इसकी जनरेशन जो है वो बढ़ जाए, भारत में इसकी जनरेशन इंप्रूव हो जाए। ठीक है, और साथ ही में लोगों तक रिन्यूएबल एनर्जी जो है पहुंचनी शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि शुरू में जब ये रिन्यूएबल एनर्जी की जनरेशन तो स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इसको इंटीग्रेट नहीं किया गया नेशनल पावर ग्रिड के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों का जो प्रोत्साहन था वो काफ़ी कम हो गया था, इनका जो आत्मविश्वास था वो काफ़ी गिर चुका था रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने वाले लोगों का। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स बनाए जाने लगे, सो दैट, और ये इंडिया के डिफरेंट कोनों में बनाए जाने लगे। REMCs में दे आर बेसिकली इक्विप्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे टू प्रोवाइड ग्रेटर विजुअलाइजेशन एंड एनहांसिंग द सिचुएशनल अवेयरनेस टू द ग्रिड ऑपरेटर्स। प्रॉब्लम यही हो रही थी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो नेशनल पावर ग्रिड के बीच में क्यों नहीं हो पा रही थी इंटीग्रेट, बिकॉज ग्रिड ऑपरेटर्स को इसकी जागरूकता ही नहीं थी। यहाँ पर REMCs जो हैं वो इसकी जागरूकता भी यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो REMCs की इनॉग्रेशन हुई है हाल ही में 11वें की, ये इसका यहाँ पे रेलेवेंस है। Presently, 55 gigawatt of solar and wind energy is being monitored through the 11 REMCs. Government had approved implementation of REMCs as a central scheme and had mandated Power Grid, a Maharatna CPSE under Ministry of Power as implementation agency. अगर आपके ये वाले सवाल थे तो वो भी क्लियर हो गए हैं। ये सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और ये पावर ग्रिड के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। पावर ग्रिड क्या है? ये एक महारत्ना PSU है, फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट मीटर्स के बारे में। स्मार्ट मीटर्स का भी जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले UPSC एक बार सवाल ऑलरेडी पूछ चुकी है नेट मीटर्स के बारे में, नेट मीटर्स या नेट मीटरिंग के बारे में सवाल आ चुका है। स्मार्ट मीटर्स के ऊपर भी सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ही शुरू किया गया है। स्मार्ट मीटर्स का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इन्होंने राज्य के जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स हैं, राज्यों के जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रेगुलेटर्स हैं, उनको यहाँ पे कहा है टू कम अप विद डिस्काउंटेड टैरिफ्स फॉर यूजर्स सब्सक्राइबिंग टू स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे आपके लोग यूज़ करते हैं बिजली को, उनके घरों में अगर मान लीजिए कोई घर ऐसा है जो कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए रेडी है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको उनको जो शुल्क है वो कम लगाना होगा। ठीक है, आपको उनको डिस्काउंट पे शुल्क बिजली देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीपेड पैसा मिल रहा है, पहले से ही पैसा आपको मिल जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने 6 मंथ की डेडलाइन दी थी। ऑब्वियसली ये 6 मंथ की डेडलाइन तो नहीं पूरी होगी, लेकिन स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मीटर्स में होता क्या है, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये बेसिकली प्रीपेड मीटर है। ठीक है, जो आपकी डिस्कॉम कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, बेसिकली इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, इनके पास पैसे की बहुत कमी है। ठीक है, पैसे की कमी की होने की वजह से यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर्स लगवाने को रेडी हैं, तो स्मार्ट मीटर्स लगवाने को जो रेडी हैं, इनको पैसा स्टार्टिंग में मिल जाएगा। पैसा स्टार्टिंग में मिल जाएगा तो इनका जो लॉस है, इनका जो लोन है, वो भी कम हो जाएगा। So they are part of advanced metering infrastructure solution that measures and records electricity use at different times of the day and sends this information to energy supplier. They allow two-way communication between energy providers and consumers of electricity. तो ये भी है,
ठीक है, मतलब कि इसमें ये भी पता लगता रहता है, फॉर एग्जांपल हम एक घर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक घर ए है, एक घर बी है, ठीक है। तो जो ए घर है, मान लीजिए इसकी बिजली का जो यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये स्मार्ट मीटर ये भी कम्युनिकेट कर देगा कि ये घर की बिजली की यूजेज ज़्यादा है, इस घर की बिजली की यूजेज जो है वो कम है। तो आपको ये भी पता लगता रहेगा टाइम टू टाइम। ये आपने एग्जांपल जो है, जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, फॉर एग्जांपल गुड़गांव, नोएडा में स्पेशली, या पुणे, बॉम्बे में रहते हैं, उनको इसके बारे में अक्सर जानकारी होती ही है स्मार्ट मीटर्स। स्पेशली जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स यानी कि जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ठीक है, उसमें जो बिल्डर्स होते हैं उनकी नीति यही होती है कि हम स्मार्ट मीटर्स के आधार पर ही यहाँ पे लोगों को बिजली देंगे। पैसा पहले देना पड़ता है, जैसे आप फ़ोन का रिचार्ज कराने के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए आपको प्रीपेड रिचार्ज करना पड़ता है, वैसे ही घर में बिजली लाने के लिए आपको स्मार्ट मीटर्स में प्रीपेड रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टेप वहाँ पे लिया जा चुका है। अब यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री ने कहा है कि आपको जो है ये सभी के सभी स्टेट्स में शुरू कर देना है, राइट। इसके लिए कई सारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस इशू किए टू ऑल द स्टेट्स टू कन्वर्ट ऑल एग्जिस्टिंग कंज्यूमर मीटर्स इनटू स्मार्ट मीटर्स इन प्रीपेड मोड। उदय स्कीम हैज़ प्रोविजंस फॉर इंस्टॉलिंग दी स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स। उदय स्कीम जो थी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, फिर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2005 में लाई गई थी। इसमें भी बोला गया था कि हमें प्रीपेड मीटर्स का जो यूज़ है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं कि नया स्टेप है, पहले भी ये लिया, बेसिकली इसकी बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप्स इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं लिए गए थे। नेक्स्ट है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स, ठीक है। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स ये कौन सेटअप करता है? MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू सेटअप अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स ऑफ अ टोटल ऑफ 50 गीगावाट इन गुजरात एंड इन राजस्थान, ठीक है। ये यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं। इसमें बेसिकली होगा क्या? द इनिशिएटिव कुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड. Khavada in Gujarat and Jaisalmer in Rajasthan have been identified for renewable energy parks of 25,000 megawatt या 25 gigawatt each. ठीक है. लैंड वुड बी मेड अवेलेबल फॉर सेटिंग अप सोलर, विंड एंड विंड हाइब्रिड प्लांट्स. इसके बारे में बात की जाएगी आपके साथ, हाइब्रिड प्लांट्स क्या होते हैं. एंड द प्रपोज्ड पार्क्स वुड हैव रिसीव्ड नेसेसरी क्लियरेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है. तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स, इसको आप RE बेस्ड UMPPs भी कह सकते हैं. अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स जो हमारा प्रोजेक्ट था, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली आपके रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स हैं. ठीक है. इसी के सिलसिले में जो बात करना चाहता हूँ आपके साथ में, वो ये है रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स की. इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड 2 ऑक्शंस फॉर विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स. जैसा कि नाम बताता है हाइब्रिड, ठीक है, यानी कि मिक्सचर है ये दो चीज़ों का. अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक क्या था कि हमारे जो भी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं वो या तो सोलर पे काम करते हैं या विंड पे काम करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली या तो वो आप कह सकते हैं सौर ऊर्जा पे काम करते हैं या फिर आप कह सकते हैं वायु ऊर्जा पे काम करते हैं. लेकिन यहाँ पर बात चल रही है क्यों ना हम ऐसे प्लांट्स लगाएं जो कि दोनों के मिक्सचर पे काम करें. हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स यूजुअली कंप्राइज ऑफ 2 or more renewable energy sources combined in such a way to provide an efficient system with appropriate energy conversion technology connected together to feed power to local grid or grid. ठीक है. जैसा कि स्टेटमेंट बोल रहा है, बेसिकली आप 2 या 2 से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को कंबाइन कर रहे हैं इन सच अ वे टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट सिस्टम विद अप्रोप्रिएट एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी. ठीक है. यहाँ पर कई सारे हाइब्रिड सिस्टम्स जो हैं पॉसिबल हैं. फॉर एग्जांपल बायोमास विंड फ्यूल सेल, तीनों को एक साथ कर दिया. अ फोटोवोल्टिक सेल अरे कपल्ड विद अ विंड टर्बाइन, हाइड्रो विंड एनर्जी सिस्टम, कई सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं. इसका फ़ायदा क्या होगा? ऑब्वियसली कस्टमाइज्ड पावर सोल्यूशंस दिए जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ द कस्टमर. ठीक है. दे आर बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस लाइन एंड ट्रांसफार्मर लॉसेज. इसमें यह भी है कि जो नुकसान है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं विंड और सोलर के बारे में, अब सोलर एनर्जी तो आप दिन में ही यूज़ जो है जनरेट कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते जनरेट. लेकिन उसी प्लांट को अगर हम रात को चला रहे हैं बाय जनरेटिंग विंड एनर्जी तो डबल फ़ायदा है. ठीक है. इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि हमें इसका भी विचार करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाइन एंड ट्रांसफार्मर लॉसेज, रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, इंक्रीज सिस्टम रिलायबिलिटी एंड सो ऑन. ठीक है. काफ़ी फ़ायदे हैं इसके, आर्थिक और पर्यावरण दोनों को ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे. ठीक है. एंड दे आर मच बेटर देन स्टैंड अलोन सिस्टम्स, जिनको हम स्टैंड अलोन सिस्टम किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल अकेला प्लांट है विंड का, अकेला प्लांट है सोलर का. ठीक है. उससे बेहतर है ये हाइब्रिड प्लांट. नेक्स्ट बात कर लेते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट्स के बारे में. देखिए पावर परचेज एग्रीमेंट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मैंने फिर भी इसको कवर करना चाहा जस्ट बिकॉज ये न्यूज़ में था.
बेसिकली इसमें होता क्या है, एक आपका पावर जनरेटर होता है, एक आपका पावर बायर होता है, ठीक है। पावर जनरेटर अक्सर जो है वो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज होती हैं, राइट। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं जो कि पावर यहाँ पे जनरेट करती हैं, और पावर बायर जो है अक्सर सरकार ही होती है। सरकार स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे हो सकती है। इनके बीच में पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो होते हैं कि भाई हम आपसे जो है पावर डेफिनेटली खरीद लेंगे। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पावर जनरेटर्स को अक्सर इस चीज़ का आश्वासन देती है कि जो भी हो हम आपसे पावर खरीद लेंगे। हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट्स ने यह कहा कि हम आपसे पावर जो है फ़िलहाल नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से पावर जनरेटर्स को काफ़ी तकलीफ यहाँ पे सहनी पड़ रही है, ठीक है। सो यही न्यूज़ में था। पावर परचेज एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके का अनुबंध है ये बिटवीन टू पार्टीज, वन हु जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वन हु इज़ लुकिंग टू परचेज इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एंटर्ड इनटू सच एग्रीमेंट्स विद प्राइवेट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज टू एस्टैब्लिश द पावर प्लांट एंड सेल द पावर बैक टू द गवर्नमेंट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये अब स्टेट्स गवर्नमेंट्स इसमें बैकआउट कर रही हैं, जिसकी प्रॉब्लम जो है ये पावर जनरेटर्स को हो रही है। इतना ही आपको जानना है पावर परचेज एग्रीमेंट होता क्या है। नेक्स्ट इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अक्सर जो लोगों के दिमाग में वहम होता है कि अगर इंडेक्स है तो नीति आयोग ही निकालेगा। भारत में अक्सर इंडेक्सेस नीति आयोग निकालता है, लेकिन इसका जवाब नीति आयोग यहाँ पे नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स, सरल इंडेक्स के नाम से जाना जा रहा है, काफ़ी फेमस है। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE यहाँ पे इसको रिलीज़ कर रही है। मूल उद्देश्य क्या है? ये स्टेट्स को एक तरीके से स्टेट्स का मूल्यांकन करना चाहता है ऑन सेवरल पैरामीटर्स क्रिटिकल फॉर एस्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग सोलर रूफटॉप मार्केट्स। हमारा जो नेशनल सोलर मिशन है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो है हमारा है, उसके तहत 60% और 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको मालूम होगा 40% जो है वो रूफटॉप सोलर प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। यहाँ पर लेकिन अक्सर जो है स्टेट्स रूफटॉप सोलर प्लांट्स को लेकर सीरियस नहीं है। इसी को प्रमोट करने के लिए ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इसमें 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसके आधार पर जो है ये रैंकिंग की गई है। इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसके आधार पर कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश जो हैं ये टॉप 4 स्टेट्स यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे हाईएस्ट कर्नाटका का सरल स्कोर है 78.8, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, तो यहाँ पर आपका जवाब आपको मिल गया। MNRE इसका सही जवाब होगा। ये सरल इंडेक्स है, स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, और ये है आपका स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ये डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। ये BEE ने किया है, और BEE जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, ठीक है। ये आती है आपकी MNRE। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू ऑफ देम। ये ट्रैक करता है प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इनिशिएटिव्स इन 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन वेरियस इंडिकेटर्स। इसमें जो टॉप रैंकर्स हैं वो हरियाणा, कर्नाटका और केरला हैं। बस आपको तो केवल इतना ही याद रखना है कि ये एनर्जी एफिशिएंसी है। ये बेसिकली ये बताता है कि जितनी ऊर्जा यहाँ पे निकल रही है, कितनी उसका इस्तेमाल हो रहा है, कितनी जो है एफिशिएंसी से वो ऊर्जा जनरेट की जा रही है। और ये जो है पर्टिकुलरली बात कर रहा है रूफटॉप सोलर के बारे में, ठीक है। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर? इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड जल्द ही अगली वीडियो के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे।